अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी कर लिया है। आज हम देखेंगे कि इंसान किस तरीके से रेस्पिरेशन करता है। ये जो रेस्पिरेशन है ये सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं बल्कि इसे ब्रीदिंग कहा जाता है, इसे वेंटिलेशन भी कहा जाता है। इस मैकेनिज़्म के ज़रिए हम हवा जो है उसको बॉडी में इनहेल करते हैं, लंग्स के अंदर इनहेल करते हैं और फिर इसको एक्सहेल करते हैं ताकि ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाया जा सके ब्लड के अंदर और CO2 को जिस्म से रिमूव किया जा सके। रेस्पिरेशन के या ब्रीदिंग प्रोसेस या वेंटिलेशन प्रोसेस के दो हमने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है। दोनों को हम बारी बारी जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ रेस्पिरेटरी कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले हमारे लंग्स हैं। ये लंग्स जो हैं ये आपको पता है मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई से बने होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और ये ना तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं खुद से, ना ही ये रिलैक्स हो सकते हैं। लिहाजा जो ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म है ये पैसिव होता है। हमारे लंग्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स करें। तो ये फिर कैसे हवा को इनहेल और एक्सहेल करते हैं वो फिर हम बाद में देखेंगे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी का ये जो ट्रंक है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसकी दो कैविटीज़ होती हैं। एक ऊपर वाली कैविटी होती है उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं और एक नीचे वाली कैविटी होती है जिसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। दोनों कैविटीज़ के दरमियान में एक मस्कुलर शीट होती है। जैसे मेरे हाथ आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे ये शीट होती है जो पेट के अगले हिस्से से पिछले हिस्से तक, दाईं साइड से बाएं तक फैली होती है। इसे डायाफ्राम कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो डायाफ्राम है ये आपको रेड कलर की एक शीट नज़र आ रही है जो बिल्कुल लंग्स के नीचे होती है। इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि ये किस तरीके से रेस्पिरेशन में या वेंटिलेशन में हमारी हेल्प करेगी। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो हमारी रिब्स हैं, पसलियाँ हैं। आपको पता है कि हमारे सीने के अंदर थोरेसिक कैविटी को, लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिब केज है। 24 पसलियाँ हैं जो आपस में स्टर्नम और पीछे वर्टिब्री से मिली हुई होती हैं जो कि थोरेसिक कैविटी बनाती हैं, रिब केज बनाती हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। और फिर दो रिब्स के दरमियान में मसल्स होते हैं जिन्हें रिब मसल्स कहा जाता है या इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। तो इस तरीके से ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर वेंटिलेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। तो सबसे पहले लंग्स हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। लंग्स स्पॉन्जी होते हैं एल्वियोलाई की वजह से, लिहाजा वो पैसिवली हवा को इनटेक और एक्सहेल करते हैं। उनमें सिकुड़ने फैलने की ताकत नहीं होती। दूसरे नंबर पर डायाफ्राम है। डायाफ्राम का मसल जो है ये लंग्स के बिल्कुल नीचे होता है। इसका जो भी रोल हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रिब्स के मसल्स हैं जिन्हें इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है और बजाते खुद रिब्स भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ हवा का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी अपना रोल अदा करेगा। जब हमारे जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है, इसको हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है। जब हमारा ब्रेन की तरफ से मैसेज आता है कि हवा को इनहेल करना है तो मैंने उसको बहुत आसान बना दिया है। ये आप टेबल देखेंगे तो आपको आसानी के साथ जो है वो समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले इनहेलेशन प्रोसेस को देखते हैं। इनहेलेशन में हम हवा को अंदर की तरफ लेके जाएंगे। अब उसमें देखें सबसे पहले मैंने बॉडी के पार्ट्स लिख दिए हैं, साथ ही इनहेलेशन में होने वाले प्रोसेस भी हम देखेंगे। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे डायाफ्राम को। जब हमारे बॉडी ने हवा को इनहेल करना होता है तो हमारे ब्रेन से जो मैसेज है वो डायाफ्राम को जाता है। डायाफ्राम को कहा जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। जब डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये लेस डोम लाइक होगा। एक्चुअली जो हमारा डायाफ्राम होता है ये ऐसे होता है, डोम लाइक होता है। और जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाएगा तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी लेस डोम लाइक हो जाएगा और उसकी शेप सीधी थोड़ी सी हो जाएगी, यानी वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आ जाएगा। डोम लाइक से मुराद है कि वो उभरा हुआ होता है, गुंबद शेप का होता है और ऐसे उठा हुआ होता है। तो जब पहला प्रोसेस देख लें कि डायाफ्राम जो है जब सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके साथ ही ये लेस डोम लाइक हो जाएगा, यानी ये नीचे की तरफ पुश होगा। ये पॉइंट पहला आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो लेस डोम लाइक होगा, लोअर हो जाएगा, नीचे चला जाएगा।
दूसरे नंबर पर आते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल जो हैं ये हमारे रिब्स की दरमियान में मौजूद होते हैं, इनको भी मैसेज जाता है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो हमारी रिब्स हैं, हमारी जो पसलियां हैं, ये ऊपर की तरफ अपवर्ड एंड फॉरवर्ड जो हैं वो मूव करती हैं। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप भी उसको घर में प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप ऐसे समझें जैसे हवा अंदर लेके जा रहे हैं, तो अंदर ज़ोर से हवा को खींचें तो आप देखते हैं कि आपका जो सीना है ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ उठ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब आप हवा को इनहेल करते हैं तो बेसिकली आपके जो इंटरकोस्टल मसल हैं जब वो सिकुड़ते हैं तो आपकी जो पसलियां हैं ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जो हैं वो निकल आती हैं। तो उस तरीके से फिर उसके बाद क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो रेड कलर की लाइन मैंने लगाई हुई है ये थोरेसिक कैविटी है। ये जो दरमियान में खला है, ये कैविटी जो पसलियों के नीचे मौजूद होती है ये इंक्रीज़ कर जाती है। अब यहाँ पर देखें तो डायाफ्राम जो है वो नीचे जा रहा है, रिब्स जो हैं वो ऊपर जा रही हैं। अब एक चीज़ जो है वो नीचे जा रही हो और दूसरी ऊपर आ रही हो तो डेफिनेटली जो दरमियान में गैप है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। रिब्स ऊपर, डायाफ्राम नीचे, थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके साथ फिर क्या होगा कि जो प्रेशर ऑन लंग्स है, जो चेस्ट कैविटी ने, थोरेसिक कैविटी के मसल्स ने लंग्स के ऊपर प्रेशर डाला हुआ वो रिलीज़ हो जाता है और लंग्स जो हैं वो आज़ाद हो जाते हैं, उनको खुली स्पेस मिल जाती है। उससे क्या होता है, एयर जो है वो अंदर मूव करती है। अब दोबारा इसको प्रोसेस को आप देखें कि हवा को इनहेल करें। हवा को इनहेल करने के लिए मैंने डायाफ्राम को नीचे कर दिया, रिब्स को ऊपर कर दिया, चेस्ट कैविटी मेरी इंक्रीज़ होगी, लंग्स के ऊपर प्रेशर रिड्यूस हो गया और हवा जो है वो मेरे लंग्स के अंदर चली गई। अब बेसिकली देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे मैं हवा को अंदर खींच रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली हुआ ये है कि मैंने अपने लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है उसको ख़त्म कर दिया अपने मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से। कौन से मसल? डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल से। उससे क्या हुआ कि मेरे लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है जब वो रिलीज़ हुआ तो अंदर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर गया। तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हवा का जो प्रेशर है वो ज़्यादा था, तो हवा तेज़ी के साथ मेरे लंग्स के अंदर जो है वो चली गई और इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं इनहेलेशन का। बाकी हवा अंदर जाने के बाद हमारे टिश्यूज़ में, हमारे ब्लड में कैसे मूव करती है वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग लेक्चर के साथ हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको इनहेलेशन का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब हम एक्सहेलेशन की तरफ जाते हैं। एक्सहेलेशन के लिए मैंने दूसरी डायग्राम बनाई हुई है और मैकेनिज्म तकरीबन आपको समझ आ गया है। यही चीज़ें जो हमने इनहेलेशन की हैं अब ये रिवर्स हो जाएंगी, तो एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो ये मेरे पास कंपोनेंट्स हैं और ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। नंबर 1 क्या होगा कि जो डायाफ्राम है वो रिलैक्स करेगा। डायाफ्राम जो रिलैक्स करता है तो ये मोर डोम लाइक होता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो डायाफ्राम का जो मसल है ये ऊपर चला गया, डोम लाइक हो गया है। पहले ये हॉरिजॉन्टल हो गया था, अब ये ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स होगा और बिकम मोर डोम लाइक, ज़्यादा गुंबद लाइक हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से आप इंटरकोस्टल मसल को देखें तो जब ये रिलैक्स करेंगे उससे क्या होगा कि हमारी जो रिब्स हैं वो नीचे की तरफ और इनवर्ड मूव करेंगी। अब अपनी जिस्म से हवा को निकालें, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, तो आप देखते हैं कि आपका जो रिब्स हैं वो नीचे और अंदर की तरफ जो हैं वो जा रही हैं। डायाफ्राम ऊपर, रिब्स नीचे। उससे क्या होगा कि जो थोरेसिक कैविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब ये दरमियान में जो कैविटी थी वो जो है वो छोटी हो जाएगी। नीचे से डायाफ्राम और पेट के जो मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो भी ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। रिब्स जो हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं और अंदर की तरफ जा रही हैं, जिससे ये जो थोरेसिक कैविटी है वो डिक्रीज़ हो गई है। जब ये डिक्रीज़ हो जाएगी तो प्रेशर ऑन लंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ऐसे जैसे कोई चीज़ स्क्वीज़ कर रही हो लंग्स को। तो लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, फोम की तरह होते हैं। जब आप उन्हें स्क्वीज़ करेंगे तो उनके अंदर दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा तो हवा जो है वो क्या करेगी, मूव्स आउट। अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बाहर कम हो जाएगा, अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। उस प्रेशर की वजह से हवा जो है वो बाहर चली जाएगी और इस अमल को एक्सहेलेशन कहा जाता है। फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन हम अपने डायाफ्राम को अपने ब्रेन की मदद से रिलैक्स करते हैं। जब वो रिलैक्स होता है तो वो ऊपर उठ जाता है, मोर डोम लाइक हो जाता है। रिब्स को रिलैक्स करते हैं तो रिब्स नीचे की तरफ और अंदर की तरफ चली जाती हैं, जिससे थोरेसिक कैविटी कम हो जाती है। उसके ऊपर लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब हवा जो है लंग्स के अंदर मौजूद होती है
वो एक्सपेल्ड होकर जो है वो बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा वेंटिलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक इंसान जो है वो आम तौर पर 15 से 20 मरतबा 1 मिनट में सांस लेता है। तो इसकी रफ़्तार जो है वो एक्सरसाइज के दौरान या किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी के दौरान जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है। बाकी जो गैसियस एक्सचेंज है वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होपफुली कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।